नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं निगम चुनाव का महाकुंभ। हम लगातार विधानसभा वार आपको पार्षद प्रत्याशियों के होने वाले आगामी परिणामों को लेकर के विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही मेयर को किस हिसाब से मिलेगी बढ़त, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं शेखर बागोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तपन सुगंधी जी मौजूद है, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विधानसभा 4 इंदौर की अयोध्या और नगर माता मालिनी गौड़ की विधानसभा है ये, और टिकट में बहुत सिंगल हैंडेड हाथ आजमाइश की, बहुत ज्यादा दखलंदाजी उन्होंने किसी की बर्दाश्त नहीं की और बहुत बड़ी पैनल भी नहीं उतारी। सिंगल नाम थे विधानसभा 4 में और हरी झंडी के साथ सभी को मैदान में उतारा। क्यों शेखर जी? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही बात है। इस बार 4 नंबर में जो टिकट बंटवारे हुए हैं उसके अंदर ज्यादा बाहरी लोगों की चली नहीं है। एक टिकट मंत्री तुलसी सिलावट कोटे में गया है और जो एक टिकट है जो है शंकर लालवानी लेने में कामयाब रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस बार जो मालिनी गौड़ ने जो टिकट दिए हैं सारे अपने लोगों को टिकट दिए हैं। वजह भी है कि पुष्पमित्र भार्गव उनकी विधानसभा से ही आते हैं, तो उनकी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोग पार्षद बने। तपन जी, कुल मिला के कोई भी प्रयोग मालिनी गौड़ ने अपनी विधानसभा में नहीं होने दिया। मान लीजिए शंकर लालवानी का एक टिकट जो है वो उनके हक का माना जा रहा था, और मान लीजिए तुलसी सिलावट जो नए कमल ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो एक टिकट तो उनका भी बनता ही था, तुलसी पहलवान का। पर बहरहाल उसके बावजूद बाकी सभी सीटों पर मालिनी गौड़ ने अपने पसंदीदा चेहरों को उतारा। कैसे देखते हैं? जी, उन्होंने इस बार किसी की चल नहीं जी, और योगेश गेंदर को भी मालिनी गौड़ ने टिकट तब दिया जिसके लिए विनय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया विनय नहीं करते तो टिकट उनको नहीं मिलता। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले खाती वाला टेंग 65 नंबर, जहाँ से विधानसभा 4 अयोध्या की शुरुआत होती है। यहाँ से कमलेश कालरा, वैसे तो सिंगल हैंडेड नाम थे शेखर जी, ये मतलब कोई किंतु परंतु था नहीं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित हो गई थी, तो बहुत ज्यादा यहाँ डिस्प्यूट था भी नहीं। कमलेश कालरा को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं कांग्रेस से सुनील यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है जी, ऐसा है कि ये जो वार्ड है 65 नंबर, ये सिंधी बहुल्य वार्ड है, और ये जब आरक्षण हुआ ना उसके पहले वाला 2 साल पहले वाले आरक्षण में ये असामान्य के लिए रखा गया था, तब सबसे ज्यादा दावेदार यहाँ थे। ठीक है, फिर आरक्षण चेंज हुआ, ये सारे लोग जो है छाछड़ में डाइवर्ट हो गए। फिर यहाँ पे कोई बड़ा नाम था नहीं। कमलेश कालरा मालिनी गौड़ का भी नाम है, कमलेश कालरा शंकर लालवानी का भी नाम है, एक सामूहिक नाम है, ये हो गया। पर कमलेश कालरा एक ऐसा नाम है शेखर जी जिसको लेकर के कोई विवाद भी नहीं हुआ। मतलब नहीं, विवाद नहीं होने की वजह है ना, यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी के पास में। कांग्रेस की बात करें तो गोपाल कोडरले ने जब अपना पर्चा दाखिल करा था, पर उनका पर्चा जो नाम की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, तो आखिरी में फिर सुनील यादव को चुनाव लड़ाना पड़ा। इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ कोई चुनाव कोई दमदारी से हुआ है। भाजपा के लिए यहाँ कोई दिक्कत आती दिख नहीं रही है। कुल मिला के कमलेश कालरा हमारे हैंड से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, आपकी निगम परिषद की जो दौड़ है वो आसान है कमलेश कालरा जी। नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर से कंचन गिदवानी। ये तो शंकर लालवानी का ही टिकट है। शंकर लालवानी मान लीजिए यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या लगता है, कंचन गिदवानी पहुंच जाएंगी नगर निगम परिषद में, या फिर जो कांग्रेस से गुरजीत गिल जो चुनाव लड़े सामने, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा और बहुत प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ा। सिंधी बहुल इलाका है जी, मेरे ख्याल से कंचन गिदवानी को निगम परिषद में जाने से रोकना मुश्किल नहीं। पर फिर भी शेखर जी, शायद आप वास्ता रखते हैं मेरी बात से, कि जो गुरजीत गिल है उनकी धर्मपत्नी जो है वो सिंधी समाज से हैं, और दोनों ही मतलब अगर अपन सरदार सिख वोट मानते हैं और सिंधी वोट मांगते हैं, ये दोनों वोटों का आंकड़ा जो वहाँ पर है उसमें फिट बैठते हैं गुरजीत गिल। क्या लगता है, कंचन गिदवानी के लिए आसान होगा? वार्ड 66 शहर का ऐसा वार्ड रहा है जहाँ सबसे ज्यादा दावेदार थे जी। ठीक है, कंचन गिदवानी के टिकट का विरोध भी काफी हुआ यहाँ के भाजपाइयों ने किया। 2 दर्जन से ज्यादा ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए थे जी। उनके पर्चों को हटवा तो दिया गया, उन्होंने चेहरे दिखाने के लिए मौजूद भी हो गए। क्या उन लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। गुरजोत गिल की अगर बात करें तो पंजाबी चेहरा है, इस वार्ड में पंजाबी वोट भी है, साथ में सिंधी वोट ज्यादा है। गुरजोत गिल की जो पत्नी है जिस सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती है, वो समाज का माना हुआ परिवार है। मतलब आप ये मानते हैं कि गुरजोत गिल एक तो अपनी धर्मपत्नी के चलते अगर चुनाव जीतते हैं तो अपनी धर्मपत्नी के चलते, साथ ही वो सेंधमारी जो भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों को टिकट नहीं मिले, जो नाराजगी जो भीतर घात है, हो सकता है कि उसका फायदा मिल सकता है। पर परिणाम इस पर जाएंगे या नहीं, ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट आप मानते हैं 66। मेरा मानना यही है, कंचन गिदवानी को जिस तरह से पिछली बार इतनी आसानी से जीत मिल गई थी, इस बार जितनी आसानी से वो जीत गई थी, इस बार उतनी मुश्किल से चुनाव हुआ है उनका। ठीक है,
67 नंबर कैसे देखते तपन दादा? प्रिया डांगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, वहीं कांग्रेस ने अर्चना राठौर को मैदान में उतारा था। कौन ज्यादा मजबूत है? छत्तीसपुरा इलाका आता है इसमें जी। और यहाँ से ऐसा नहीं कि भाजपा का गढ़ है जी। कांग्रेस के सुरजीत चड्डा यहाँ से जीत चुके हैं जी। लेकिन इस बार जैसा नेटवर्क सुरजीत का था जी वैसा कांग्रेस का है रहा नहीं। सही। तो डांगी के लिए रहा आसान व्यक्ति है। तो आप मानते हैं कि वार्ड 67 जो है यहाँ पर भी भाजपा का कमल लगभग खिलता हुआ नजर आता है। चलिए होट सीट की बात करते हैं। 68 नंबर बम्बई बाजार, यहाँ तो कमल दलदल में भी खिलने से रहा। मुस्लिम क्षेत्र है शेखर जी, और जहाँ अल्पसंख्यक वोट होते हैं वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की हार छोड़िए, आप तो जमानत जब्त की पोजीशन रहती है। और इस बार तो और सुनिए, मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदू चेहरे उतारे भारतीय जनता पार्टी ने। क्या लगता है अयाज बेग फिर से नगर निगम में वापसी करेंगे? क्योंकि 3-4 लोग चुनाव लड़े यहाँ पर, आम आदमी पार्टी से भी कैंडिडेट रहा, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी से भी कैंडिडेट रहा, और जो चुनाव है वो इन्हीं लोगों के बीच में जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, या जो असल टक्कर जो है, इन्हीं 3 लोगों के बीच में रही। भाजपा ने जो प्रयोगशाला बनाया ना इंदौर को, मुस्लिम वार्डों में हिंदू उम्मीदवार उतार कर, उसका नुकसान तो भाजपा को यहाँ उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम बात करें कांग्रेस में, बात करेंगे यहाँ जीतेगा कौन, है ना? भाजपा नहीं तो जीतेगा कौन? सूरज सिरवैया बहुत कम उम्र का लड़का है ना, चुनाव ठीक लड़ा उसने, बट उसके लिए परिस्थितियां वैसी नहीं है। अयाज बेग की बात करें, अयाज बेग अभी तक आसानी से चुनाव जीतते हैं इस बार। ये चुनाव फंस गया है। हाँ, ये चुनाव फंस गया, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। इस बार यहाँ पर ओवैसी की पार्टी MIAM से बंटी टापिया ने चुनाव लड़ा। बंटी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बंटी अगर 800,000 वोट भी ले जाते हैं तो वो जो वोट कटेंगे वो अयाज बेग की घटना है। अनवर देलवी ने आपसे चुनाव लड़ा हैगा। अनवर देलवी चूंकि भाजपा से ही जुड़े हुए थे, टिकट नहीं मिला तो आपसे चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी से। पर कुल मिला के ये जितने दो निर्दलीय दोनों लड़े हैं दूसरी पार्टी से, नुकसान अयाज बेग को ही कर रहे हैं। पर भी कुल मिला के फिर भी अयाज बेग के लिए मुश्किल नहीं है। अयाज बेग वार्ड में काम करते रहते हैं, लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। चलिए 69 नंबर की बात करेंगे तपन दादा। ये सीट तो मालिनी गौड़ जी का गृह क्षेत्र है। वो बात अलग है कि गृह क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र भी हुआ और लड़ाई झगड़े भी हुए, और चुनाव बहुत ही टक्कर वाला रहा, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ मधुसूदन बलिका की धर्मपत्नी को अवसर दिया, शिखा बलिका को, और वहीं राम बाबू राठौर की धर्मपत्नी को अवसर दिया गया। क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावशाली है? यहाँ का चुनाव मेरी नजर में बहुत ही कश्मकशपूर्ण तरीके से हुआ है। वैसे तो बीजेपी का गढ़ है जी, लेकिन इस गढ़ में भी कांग्रेस के सुरेश मुंडा जीतते रहे जी। क्या लगता है शेखर जी, इस बार वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है? आप भी मानते हैं कि चुनाव उतना आसान इस बार नहीं है वार्ड नंबर 69 का? वार्ड नंबर 69 की बरोबर बात है, और जिस वार्ड में बहुत कश्मकश है, और ये नहीं कहा जा सकता कि इतनी आसानी से मालिनी गौड़ के घरू वार्ड से भाजपा की जीत हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत टसल है। दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव आखिरी तक जाके। चलिए भरत रघुवंशी की बात करते हैं। वार्ड नंबर 70, पिछली बार मैदान छोड़कर भाग गए थे रणछोड़, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया भरत रघुवंशी को, और सामने कांग्रेस ने अभिषेक करोसिया, चूंकि करोसिया समाज के, उनके व्यक्तिगत समाज के काफी सारे वोट हैं वहां पर। क्या लगता है अभिषेक करोसिया चुनाव में जीत हासिल करने की पोजीशन में रहे भी या नहीं रहे? जीत तो वोटर ने जो किया है उससे पता लगेगा कि नहीं, लेकिन चुनाव में लड़ा बहुत अच्छा है जी। और भरत रघुवंशी के लिए जो जीत बहुत आसान लग रही थी शुरू में जी, वो भी आसानी से उनको मिलेगी। क्या लगता है शेखर जी, भरत रघुवंशी बनाम अभिषेक करोसिया, कौन ज्यादा प्रभावशाली लगता है आपको चुनाव जीतने के लिए? भरत रघुवंशी के लिए वो वोट निश्चित परंपरागत वोट निश्चित मानेंगे। संघ का भी यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं इस वार्ड में। और अभिषेक की बात करें तो अभिषेक के राजमोहल्ला का पीछे वाला जो हिस्सा है वो है, और अपना कुछ एरिया जो सामने का है, यहाँ पे वोटों में इनके पक्का गढ़ है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है भरत रघुवंशी को दिक्कत आनी नहीं है यहाँ पे। मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कमल लगभग खिलना तय है, केवल घोषणा तय है, घोषणा होना शेष है। चलिए वार्ड नंबर 71 पर आते हैं। पिछली बार ये सीट निर्विरोध हो गई थी। भरत पारिक की किस्मत बहुत जोरदार थी कि निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, पर इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम लूथरा की धर्मपत्नी को अवसर दिया। वहीं कांग्रेस से नीतू शर्मा को अवसर मिला था। क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावशाली रहा था? पंजी ये पूरा बीजेपी का गढ़ है ये इलाका जी, और यहाँ से कांग्रेस जीतने का कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी
लूथरा जो है वो बहुत लो प्रोफाइल कार्यकर्ता है, उसके घर घर पहुंचे। चलिए, अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे ये जो प्रीतम लूथरा? मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। सम्मानजनक अच्छी जीत होगी। अब आते हैं वार्ड क्रमांक 72। यहाँ तो तुलसीराम सिलावट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घर घर गली गली घूमे भी और योगेश गेंधर जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट भी मांगे। यहाँ से मालिनी गौड़ ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और घर घर घूमी और योगेश गेंधर के लिए वोट मांगा। पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रकाश पटेल वो चेहरा कांग्रेस पार्टी ने दिया जो 24 घंटे 365 दिन के नेता हैं और 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। क्या लगता है तपन जी, एक तरफ बाहरी प्रत्याशी योगेश गेंधर पर साथ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो काम कर रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रकाश पटेल अकेले चुनाव लड़ रहे थे अपने व्यक्तिगत रिश्तों के चलते, संबंधों के चलते। क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावी है? यहाँ के मतदाता में इस बात की बड़ी नाराजगी थी कि पिछली पार्षद विनीता धर्म ने पूरे समय न इलाके में ध्यान दिया, न संपर्क रखा और न लोगों से अच्छा व्यवहार रखा। वो नाराजगी कहीं 24 घंटे काम करने वाले प्रकाश पटेल भुना न ले जाए, इस बात का डर है। जी, क्या लगता है शेखर जी, योगेश गेंधर या प्रकाश पटेल? दादा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। योगेश गेंधर और प्रकाश पटेल में मुकाबला बहुत बराबरी का हैगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से नाराजगी कितनी दूर हुई है जी। ये तो वक्त बताएगा। तुलसी सिलावट जी को गली गली घूमना पड़ा है इस चुनाव में योगेश गेंधर के लिए। एक मात्र ऐसा वार्ड है। हाँ, तो दो इस शहर में अगर मंत्री कहीं घूमे हैं तो यही वार्ड। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें पूरे प्रदेश में नगर निगम चुनाव में किसी वार्ड में जाके बैठक लिए उन्होंने तो सिर्फ इंदौर में लिए। योगेश गेंधर को बता दें कि ये दोनों ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से उस देवता को अपना इष्ट मानते हैं जो हारे का सहारा है और दोनों ही हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे के दम पर चुनावी रण में थे। ये ईश्वर के लिए भी बहुत देखने लायक होगा कि आखिरकार ये हारे का सहारा किसे अपना सहारा देता है। चलिए वार्ड 73 की बात करेंगे। तपन जी कैसे देखते हैं? यहाँ मारिया महुवाला को अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं कांग्रेस से सादिक खान ने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा। क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावी है? सादिक खान लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं इलाके में, लेकिन पिछली बार जैसा उनके लिए माहौल था उसमें कुछ कमी आई। ठीक है, क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी जीतेंगे तो वही, लेकिन वोट कम हो जाएंगे। क्या लगता है सादिक खान या मारिया महुवाला? सादिक खान। अच्छा, जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं? सादिक खान की पत्नी शाहीन खान जो है, सादिक खान ने इस वार्ड में खूब काम किया है और शहर का सबसे अच्छा वार्ड माना जाता है। जहाँ देखने के लिए जो इंदौर में सफाई देखने लोग आते हैं बाहर से, तब इस वार्ड को देखने भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता सादिक खान को जीतने में या वोटों में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर सादिक खान की बात करें तो वाकई में दर्शकों को बता दें कि सादिक खान भी 365 दिन और 24 घंटे के नेता हैं। वार्ड में अपनी जनता के बीच में रहते हैं। कोरोना के दौरान खासा काम भी किया शेखर जी उन्होंने। उनके वार्ड में जितने भी गार्डन है, आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र होता है वहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई का जो स्तर होता है अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, परंतु फिर भी सादिक खान ने इन क्षेत्रों को भी बहुत अच्छे तरीके से बखूबी अपना किरदार निभाया। हालांकि उनके इस किरदार का, इस व्यक्तित्व का जनता पर कितना प्रभाव हुआ, वापस से निगम में एंट्री उनकी धर्मपत्नी की होती या नहीं होती, ये बड़ा विषय होगा। सुदामा नगर की ओर ले चलेंगे आपको। वार्ड क्रमांक 82 है, प्रेस्टीज पॉइंट है ये तो एकलव्य गौड़ का, क्योंकि जो टिकट है वो एकलव्य गौड़ कोटे से हुआ। शानू शर्मा को अपने 6-7 साल 8 साल के करियर में ही बोला जा सकता है कि कमल के फूल का सिंबल मिल गया और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तवन जी। और साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मितेश रावल को अवसर दिया कांग्रेस ने। कितना मुश्किल है शानू शर्मा के लिए? रावल ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है जी, जो उनके श्रीगौड़ समाज के वोट हैं उनके दम पर जी। इंदौर से जितने श्रीगौड़ सुदामा नगर में शिफ्ट हुए जी, उनके दम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन चूंकि बीजेपी की बहुत बढ़त वाला वार्ड है, गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से 10,000 वोटों की लीड आती है, तब वो रावल कितना कम करेंगे? क्या लगता है शेखर जी? चुनाव तो वैसे फंसा हुआ था और हम जहाँ से देख पा रहे हैं वहां से हम शानू शर्मा की डगर बहुत आसान नहीं मानते हैं। वो जैसे गणित में होता है ना 4 अंकों का ग्रेस, जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बाउंड्री से शानू शर्मा जो है वार्ड में कमल खिलाने में कामयाब होंगे।
इनका ये है कि इस वार्ड की अगर मैं बात करूं ना, इस वार्ड में शानू शर्मा को तराने के लिए मालिनी गौड़, एकलव्य सिंह गौड़ की 4 नंबर खेमा ही नहीं, महापौर उम्मीदवार पुष्पमित्र भार्गव की टीम भी लगी है। पुष्पमित्र भार्गव का घरेलू वार्ड है, अगर यहाँ से वे बड़ी लीड नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए बड़ी किरकिरी हो सकती है। इसलिए उनकी निजी टीम ने इस वार्ड में काफी काम किया है। मितेश रावल ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, पर कुल मिला के देखा जाएगा तो शानू शर्मा के लिए जीत आसान है। चलिए, वार्ड नंबर 83 पूर्व में ये वो क्षेत्र गुमाश्ता नगर जहां नगर निगम चुनाव में सर्वाधिक बढ़त मिलती है पार्षद को भी, साथ ही जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब मालिनी गौड़ को भी अपने गृह क्षेत्र की जगह इस क्षेत्र से सर्वाधिक वोट मिले थे। इस बार चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से कमल लड्ढा, परंपरागत सीट है ये उनके घर की। वहीं आशीष लाहौटी को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। क्या लगता है तपन जी, कौन ज्यादा प्रभावी होगा? कमल लड्ढा क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं, किसी भी एंगल से अगर हम देखते हैं, राजनीतिक एंगल से या पत्रकारिता के दृष्टिकोण से, तो कमल लड्ढा चुनाव हार रहे हैं, ये तो प्रश्न ही बनता। प्रश्न ये बनता है कि कमल लड्ढा जो है अपनी पिछली लीड को क्रॉस करके क्या ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे? मेरे ख्याल से ये संभव है। क्या लगता है शेखर जी, पुरानी लीड जो लता लड्ढा की थी वो बरकरार रहेगी? क्योंकि जहां से हम देख पा रहे हैं इस वार्ड में बताया जा रहा है कि नोटा का भी बहुत इस्तेमाल हुआ है और कई जगह ऐसा था कि जो जनता थी वो दोनों ही कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रही थी। तो क्या लगता है, वोटों का जो गणित है थोड़ा सा डाउन हुआ कमल लड्ढा के? कमल लड्ढा का वार्ड भी शहर में उन्हीं वार्डों की सूची में आता है जो अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं, पर इस वार्ड में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। ठीक है। और उसके बाद में वहाँ के ये खबर बरोबर है कि वहाँ लोगों ने नोटा का भी उपयोग किया है। बावजूद इसके कमल लड्ढा की जीत एक अच्छी बड़ी वोटों से जीत होनी तय है। ठीक है, द्वारकापुरी की चर्चा करेंगे। सतपाल खनूजा को अपनी तकरीबन 35-40 साल की सेवा का प्रतिफल मिला और उनकी धर्मपत्नी गुरजीत कौर को भारतीय जनता पार्टी ने, यूं कहे मालिनी गौड़ जी ने जो है अवसर दिया चुनाव लड़ने का भाजपा से। वहीं कांग्रेस से परंपरागत कूदल परिवार से आशा कूदल जो है वो मैदान में रही। क्या लगता है तपन दादा, कौन ज्यादा प्रभावशाली रहा? यहाँ तो भाजपा को जीतने से रोकना मुश्किल, उसके लिए कांग्रेस को कम से कम 10 बरस जनता के बीच काम करना पड़ेगा। शेखर जी, अगर गुरजीत कौर चुनाव जीत रही है, जो कि कितने वोटों से चुनाव जीतती हैं? क्योंकि जब हम लगातार जनसंपर्क में जनता के बीच में थे तो एक बात ये सामने आई कि शायद 85 वार्डों में जहां सबसे कम खर्चे के साथ चुनाव लड़ा गया होगा तो उसमें शायद द्वारकापुरी की चर्चा जरूर होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं में खासा प्रसन्नता थी, खुशी थी, संतोष था और किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ द्वारकापुरी की सीट को लेकर के। कैसे देखते हैं? नहीं, वो द्वारकापुरी की टिकट को लेकर कोई विरोध नहीं, कार्यकर्ता को टिकट दिया भाजपा ने, बहुत अच्छा काम किया। पर आपने भी उस वार्ड को देखा होगा तो इस शहर में द्वारकापुरी ऐसा वार्ड है जो समस्याओं से भरा है। बिल्कुल ठीक। पानी आते से पानी भर जाता है वहाँ पर। मालिनी गौड़, हाँ, महापौर उस विधानसभा की रही और उसके बावजूद वहाँ समस्या कायम है। तो लोगों का जो वो गुस्सा है वो कितना है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो वार्ड जो है समस्याओं से ग्रसित वार्ड है। जीत से कोई दिक्कत नहीं है, गुरजीत कौर कन्हैया चुनाव जीत जाएगी, वो समस्या नहीं है, पर वोट का बहुत बड़ा मार्जिन लेके आती है मुझे नहीं दिख रही है। ये आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि जब मतदान जिस दिन होना था उसके एक दिन पूर्व मेघ खूब बरसे थे और इंद्रदेव भी परीक्षा ले रहे थे प्रत्याशियों की। उस दौरान जब हमारी टीम द्वारकापुरी क्षेत्र में मौजूद थी, मैं स्वयं उसी क्षेत्र में थी और जब जनता से हमने ये जानने की कोशिश की कि 24 घंटे पहले के जो ये बादल गरज रहे हैं, ये अगर गरजते हैं तो किस करवट ऊट लेता है ये देखने वाला होगा। पर जो जनता थी वो बहुत संतुष्ट थी और भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता खुद ही कह रही थी कि इसी पानी में, इसी कीचड़ में जो है कमल खिलेगा। तो जाने दीजिए, चाहे समस्या कितनी भी हो, जनता को कमल से बड़ा प्रेम है। वार्ड 85 प्रजापत नगर, अंतिम वार्ड राकेश जैन। इस सीट की भी बात अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राकेश जैन यानी कि अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता को अवसर दिया। लखन गौड़ के समय से राकेश जैन जो हैं वो लगातार परिवार विशेष की सेवा करते आए हैं, जिसका प्रतिफल उन्हें इस नगर निगम चुनाव में मिला। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 85 से अवसर दिया। वहीं कांग्रेस से टिकट बदलते रहे, पहले सचिन चौहान का टिकट होता है, फिर काट दिया जाता है, फिर रविकांत तिवारी का टिकट होता है, रविकांत मिश्रा का टिकट होता है, वो टिकट भी काट दिया जाता है और वापस से सचिन चौहान की एंट्री होती। ये टिकट का काटा-काटी जो हुआ, इस बीच आप मानते हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा?
जी। यहाँ से राकेश जैन अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। शेखर जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, किशोर बंजारा, जो पूर्व में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में ज्योति तोमर जब चुनाव लड़ी थी तब यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और खासा सम्मानजनक वोट भी मिले थे। यही कारण था कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो तीसरे पायदान पे था और जो चुनाव था वो निर्दलीय बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया था। क्या लगता है इस बार सचिन चौहान टक्कर दे रहे हैं या किशोर बंजारा से ही फाइट रहेगी राकेश जैन? किशोर बंजारा का बंजारा समाज में बड़ा वर्चस्व है और कांग्रेस यही गलती कर गई। कांग्रेस ने जब पिछली बार सीख ले ली थी कि किशोर बंजारा को टिकट ना देकर उन्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आया, तो इस बार पहले दिन से अगर किशोर बंजारा का टिकट अगर ये कर देते आगे और सचिन चौहान, रविकांत मिश्रा में टिकट नहीं उलझाते, इन तीनों को बिठा के एक टिकट कर दिया जाता तो कांग्रेस यहाँ पे उलटफेर करने की स्थिति में थी। पर कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और यहाँ पे राकेश जैन के लिए बड़ी जीत आसान कर दी। आप मानते हैं कि राकेश जैन जो है अपना पहला चुनाव जीतने की पोजीशन में है? जी। चलिए ठीक है, विधानसभा 4 तपन दादा, क्या लगता है संजय शुक्ला जो लगातार सबसे पहले बैठकें इसी वार्ड में इसी क्षेत्र में शुरू हुई, अगर विधानसभा 1 को हटा दिया जाए तो सर्वाधिक बैठकें मीटिंग इसी क्षेत्र में हुई है और पहले दिन से दावा कर रहे थे कि अयोध्या में जो सेंधमारी की शुरुआत है वो इस मेयर चुनाव से हो रही है। क्या लगता है विधानसभा 4 कहां तक पहुंचेगी संजय शुक्ला की? संजय शुक्ला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआती 4 नंबर से की जी, सुदामा नगर से कांग्रेस का पार्षद जीतकर। ठीक है, तो उनको बड़ी उम्मीद है कि यार मैं 25 बरस पहले यहाँ से जीता था तो इस बार फिर उम्मीदवार हुआ हूँ जी। यहाँ से भाजपा को बढ़त तो रहेगी लेकिन उसकी बढ़त में जो पहले रहती आई है, जो मालिनी गौड़ का समय था, ये तो हम मानते हैं कि जो बढ़त मालिनी गौड़ की चाहे मेयर चुनाव की रही या फिर विधानसभा चुनाव की, वो लीड वाकई में, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए वोट मांगते हैं तब परिदृश्य बहुत अलग हो जाते हैं शेखर जी, और जब हम दूसरे के लिए वोट मांगते हैं तब परिदृश्य अलग हो जाते हैं। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सिंबल अपनी जगह है, परंतु ये जो चुनाव है ये काफी हद तक व्यक्तिगत हो जाता है, लोकप्रियता का भी मामला यहाँ आ जाता है। क्या लगता है मालिनी गौड़ कितने वोटों से पुष्पमित्र भार्गव को चुनाव जिताएंगे यहाँ से? मुद्दा ये है कि पुष्पमित्र भार्गव भी उसी विधानसभा से हैं जी, और 4 नंबर वो इलाका माना जाता है जहाँ से भाजपा को लीड मिलती है। भाजपा के कैंडिडेट की जो लीड तय होती है इसी जगह से ही होती है। आप बात करें, आप जीत भी तय करने के रास्ते यहीं से तय होते हैं। अगर मालिनी गौड़ अपने से कम वोट दिलाने में अगर यहाँ पर रहती है पुष्पमित्र भार्गव को, तो ये बीजेपी के लिए नुकसान माना जाएगा। ये तो फिर उनके लिए राजनीतिक करियर के लिए मैं वही पुष्पमित्र के लिए नुकसान के साथ उनका भी नुकसान है ये, क्योंकि पुष्पमित्र उसी विधानसभा से आते हैं। उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनसे ज्यादा वोट पुष्पमित्र को मिले इस विधानसभा से। तो मुझे ऐसा लगता है संजय शुक्ला के लिए यहाँ बहुत बड़ी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। 4 नंबर से पुष्पमित्र भार्गव अच्छे वोटों से लीड निकाल कर निकलेंगे। तपन जी, अगर आंकड़ा पूछे तो क्या लगता है कितने हजार पुष्पमित्र हमारा मित्र? यहाँ बीजेपी की लीड 25 से 40 हजार के बीच है। 25 से 40 हजार, मतलब ये माना जा सकता है कि कुल मिलाकर विधानसभा 2 और विधानसभा 4 जो है वो परिणाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, चाहे जो भी दल से चुन करके मेयर बने, चाहे संजय शुक्ला चुनाव जीते या फिर पुष्पमित्र भार्गव। चलिए, विधानसभा 4 का विश्लेषण यही होता है समाप्त। एक नई विधानसभा के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।